हमारे पिछले कुछ मीटिंग्स में हमने स्टेप 1 से स्टेप 11 के आधे तक किया और आज फॉर ए चेंज हम थोड़ा सा अलग लेते हैं, एक रिव्यू सारे स्टेप्स की। हमारे बीच लकी जी मौजूद हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया एक बार पूरा स्टेप समराइज करें, क्योंकि भूषण जी आज हमारे साथ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है 11 और 12 वो भूषण जी के साथ लें। तो आज का हम जो सेशन रखते हैं, आज हम सिर्फ एक समरी लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सारे प्रश्न पूछिए और ताकि लकी जी उनका उत्तर दे सकें। तो ओवर टू यू लकी जी, आप कैसे लेना चाहते हैं ये चीज? थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में मजे से कट रही है दोस्तों। जैसे चंदू ने बताया, स्टेप 11 और 12वां दोनों बड़े महत्वपूर्ण कदम हैं। और पूषण किसी टूर पे गया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया है, तो जुड़ नहीं पाएगा। तो हमने ये सोचा कि हमने काफी सारी शेयरिंग्स की है और स्टेप्स पे शेयर करते और 12/12 का ध्यान करते वक्त आपके मन में भी बहुत सारे सवाल रहे होंगे। बट अक्सर ऐसा होता था कि वक्त ही नहीं बचता था और उसमें इक्का दुक्का सवाल लिए जाते थे। तो इसके लिए आज हम छोटा सा एक रिव्यू ले लें, क्योंकि 11वां और 12वां स्टेप फिर वो ग्रोथ के स्टेप्स आ जाते हैं। 10वें स्टेप तक मेरा प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा उसमें आ जाता है, मैक्सिमम पार्ट आ जाता है। अश्विन ने ग्रुप में भी डाल दिया था सुबह कि हम कुछ चर्चा करेंगे। अगर कहीं किसी को कुछ दुविधा हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो अपने अनुभवों से और जो बिल ने लिखा है उसमें से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी ने इस दौरान जैसे कि अभी मैं समझता हूँ 11 या 12 हफ्ते, 13 हफ्ते से हम ये कर रहे हैं, तो लगभग 100 के ऊपर दिन हो गए हैं। इस दौरान आपने जो कुछ भी सुना होगा उसका जो मन पे प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव के तहत आपने भी कुछ कदम उठाए होंगे और वो उन उठाए हुए कदमों पे आए हुए अनुभव भी वेलकम है। अगर हम 5-5 मिनट में, 3-3 मिनट में सीमित रखेंगे, फोकस्ड अनुभव शेयर करेंगे, तो हम सभी का फायदा होगा उसमें। तो जस्ट मैं एक 10-15 मिनट में एक सरासरी तौर के ऊपर एक छोटी सी नजर डालते हैं, हम कहाँ से कहाँ तक चल के आए। मैं जब ए में आता हूँ तो मैं कई सवाल लेके आता हूँ। कुछ सवाल औरों के बारे में होते हैं तो मैं उनको जोर से बोलता हूँ, लेकिन कुछ सवाल मेरे खुद के बारे में होते हैं जो मैं किसी से बात नहीं करता। उन सवालों में प्रमुख शराब सवाल ये होता है कि मैं इतनी शराब क्यों पीता हूँ, मैं थोड़ी पी के रुक क्यों नहीं सकता, मुझे दुनिया समझती क्यों नहीं, सारे नुकसान मेरे ही क्यों होते हैं, मुझसे क्यों गलतियां होती हैं, वही वही गलतियां बार बार क्यों होती हैं, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये सारे जो खुद के प्रति के सवाल हैं, ये मन ही मन लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस या किसी भी प्रकार की रिकवरी की मीटिंग्स में जाता हूं और वहां पे जो मुझे जवाब मिलते हैं, अगर वो जवाब मेरे इंटेलेक्ट को, मेरे लॉजिक को भाते हैं, तो फिर मैं वहां पे और थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। अब चूंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये शराबियों द्वारा चलाई गई शराबियों के लिए संगठन है, संस्था है, तो इसमें मेरा डिफेंस और डिनायल बहुत कम था, क्योंकि सामने वाले लोग एक तो अनुभवी थे
और दूसरा वो अपने बारे में बात करते थे। तो मेरे को अगर कोई सामने से कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं किसका विरोध करूं, मैं किस चीज को नकारूं। तो ऐसे में एक ही चीज रह जाती है कि मैं औरों से मन ही मन तुलना करूं, क्योंकि मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकता, किसी ने कुछ बोला नहीं होता है, सिर्फ यही बोलते हैं आते रहो। या तो मैं आना बंद कर देता हूं, दूसरा आना बंद करने से पहले मैं तुलना करने लग पड़ता हूं, क्योंकि किसी ने ये बताया नहीं होता है कि तू शराबी है, तेरे अनुभव ऐसे हैं इसकी वजह से तू शराबी है। हम एक ही मीटिंग्स में सुनते हैं कि मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही पेशेंट हूं, मैंने ही डिसाइड करना है कि मुझे ये तकलीफ है या नहीं। तो ऐसे में मेरा डिफाइंस और डिनायल जो होता है वो तुलना के स्वरूप में आने लग पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके अनुभव ज्यादा गहरे हैं या ज्यादा नीचे गिरे हुए अनुभव हैं, जिन्होंने ज्यादा मार खाई है, ज्यादा नुकसान उठाया है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उनके साथ में मैं तुलना करते करते अपने आप को मैं अलग, मेरा मन, चूंकि मन मेरा बीमार है, मन मदद मांगने को तैयार नहीं है, इसके लिए मन मन कैसे मैं अलग हूं, ऐसी बात करता है। और ऐसे में अब हम जब 12/12 ये किताब जो लिखी थी बिल ने, करीब 25-30 साल बाद जब पहली बार 12 कदम उसने बिग बुक में लिखे थे, उसके बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में काफी लोग आए, प्रगति हुई, और उसके बाद ये 12 कदमों को विस्तार रूप से जब उसने समझाने की कोशिश की, तब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो कि शायद बिग बुक में नहीं थी। बिग बुक में 12 कदम थे, लेकिन किसी कदम पे ज्यादा जोर दिया गया था, किसी कदम पे कम। और वो उस वक्त के आने वाले लोगों को मद्देनजर रखते हुए, उनके अनुभवों को मद्देनजर रखते हुए कई उसमें कठोरताएं थी। लेकिन जैसा जैसा समय बीतता गया और एक बहुत सारा क्रॉस सेक्शन सोसाइटी का आता गया, जिसमें महिलाएं भी थी, जिसमें हाई बॉटम केसेस थे, जिसमें टीनेजर्स थे, जिसमें प्रीस्ट भी थे, जिसमें नास्तिक लोग थे, ऐसे सब लोगों का जमाव के बाद में 12/12 में इन रिकवरी के 12 कदमों का विस्तार स्वरूप पढ़ने में और समझने में बड़ा ही विचार करने योग्य बना देता है, मुझे बड़ी दिशा दे देता है। जैसे कि स्टेप 1, अब पहला कदम शक्तिहीनता का है। हम हमारे अनुभव उतने बॉटम वाले नहीं हो बाकी लोगों जैसे, लेकिन शक्तिहीनता ये तो पर्सनल चॉइस है ना। शक्तिहीनता का कोई एक लेवल नहीं है कि नौकरी जानी चाहिए, हॉस्पिटल में 10 बार एडमिट होना चाहिए, हाथ पांव टूटा होना चाहिए, बीवी हो तो छोड़ के जानी चाहिए, अगर मैं बच्चा हूं तो मुझे घर से निकाला जाना चाहिए, ऐसी कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। शक्तिहीनता पर्सनल है। क्या मैं व्यक्तिगत रूप से शराब के आगे शक्तिहीन हूं? और उसके साथ ही क्या मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है? ये जब हम बिग बुक में पढ़ते हैं तो बिग बुक में शक्तिहीनता के लिए डॉक्टर सिल्कवर्थ का और डॉक्टर्स ओपिनियन बहुत मायने रखता है। और जैसे जैसे हम डॉक्टर का शराबियों का वर्णन, शराबियों का शराब के साथ में रिश्ते का वर्णन, और शराबियों का अधिक समय तक, काफी समय तक शराब पीते पीते होने वाली मानसिक और शारीरिक अवस्था का वर्णन पढ़ते हैं, तो अगर हम ईमानदार हों तो जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए पहले 3 कदमों का जो हम की कहते हैं, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस, तो पहले कदम का स्वीकार शक्तिहीनता का ईमानदारी के सिवा कठिन है, क्योंकि टेम्पररी
हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं पावरलेस हूँ, ज्यादा बड़ा क्राइसिस आया हुआ है और अब अगर शराब से दूर नहीं होऊंगा तो शायद खेल खत्म हो जाएगा, डर बहुत बढ़ गया होगा। तो इसके लिए उस वक्त मैं शक्तिहीनता स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मैं कैसे शक्तिहीन हूँ इस बात की मैं खोजबीन नहीं करता हूँ। और हमारे जैसे शराबियों के मामले में ये तय है कि अगर हम खोजबीन नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, अपने अनुभव नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो तत्व अपने नहीं बनते, वो फिर ए के तत्व रह जाते हैं कि अरे वो बोलते थे पावरलेस है, ठीक है तभी मेरा समय खराब था वगैरह वगैरह। तो ये जो जस्टिफिकेशंस आने लग पड़ते हैं। बिल कहता है कि पहला कदम ही हम 100% ले सकते हैं, 100%। जैसे मैं जिस दिन से ए में आया और आज तक मैंने पुनः शराब नहीं पी, तो ये इस बात का सबूत है कि मैंने अपनी पावरलेसनेस को करंट रखा हुआ है, मैंने उसको विजिबल रखा हुआ है। शायद जिस दिन वापस ग्लास हाथ में आएगा उस दिन यही सोच के आएगा कि मैं कंट्रोल कर लूंगा। दूसरा भाग जीवन की अस्त व्यस्तता, ये मानने में और भी कठिन जाती है, क्योंकि अक्सर ये विचार होता है कि शराब पीने की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, शराब बंद हो जाएगी तो जीवन पुनः ठीक हो जाएगा, गाड़ी फिर से पटरी पे आ जाएगी और मैं सब कुछ बराबर कर लूंगा। ए में आते रहने के बाद में भी अगर मैं नहीं समझूं तो आम तौर पे न्यूकमर यही समझता है कि शराब पीने के कारण अस्त व्यस्तता हुई है, जबकि पहले कदम में ये दोनों का जोड़ नहीं है। शराब के कारण अस्त व्यस्तता नहीं है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, ये एक अलग वाक्य है। और उस जीवन की अस्त व्यस्तता को मैं ढूंढने लग पड़ता हूँ। और बिल ने पहले कदम में कई उदाहरणों के द्वारा हमें उस अपनी जीवन की अस्त व्यस्तता के बारे में बताया, तो हमें यह समझ में आया कि पहले कदम के दो भाग हैं, एक शराब की समस्या और दूसरी जीवन की समस्या। दो समस्याएं हैं मेरे पास। शराब की समस्या वो अपने आप में विलक्षण है, उसका जीवन की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक बीमारी स्वरूप है। अगर वो स्वीकार करते हुए उन कदमों पे चलेंगे, शराब बंद करने से, रोके रखने से मैं अपनी बीमारी को काबू में रख सकता हूं, अरेस्ट कर सकता हूं। लेकिन जीवन की समस्या पे काम नहीं किया तो वापस शराब आ सकती है हाथ में। तो ये दोनों का जब मुझे खुलासा मिलता है तो समझने में आसान जाता है, क्योंकि बंद की हुई शराब को बंद रखने के लिए हम जीवन की समस्या पे काम करते हैं। बंद कर दी तो और कितना बंद करेंगे भाई, कितना दूर जाएंगे हम। शराब से दूरी तो बंद करने के बाद दूर ही दूर हूं। शराब से दूरी मानसिक अवस्था में परिवर्तित होती है। और बिल इसी वक्त पे हमें दूसरे कदम पे ले जाता है, जहां वो मेरी मानसिक अवस्था की बात करता है। मेरी मानसिक अवस्था असामान्य है, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे विवेक की जरूरत है। और ऐसे में वो विश्वास लाना दूसरे कदम का, कि हमें विश्वास हो गया कि हमसे बड़ी कोई शक्ति हमें विवेकशील बना सकती है, हमें ठीक कर सकती है। और इमीडिएटली वो शक्ति की खोज। अब वो शक्ति क्या धार्मिक है, क्या जो भगवान या धर्म में हमें जो भगवान बताए गए हैं वो हैं, क्या है वो। इसके लिए इस कदम में बिल ने हमें एक बच्चे की तरह समझाया, बात शक्ति को परखने की नहीं है। इस दूसरे कदम में बात अपने विश्वास को बढ़ाने की है, ये देखते हुए कि औरों ने उस शक्ति पे विश्वास किया है। बिल कहता है अब समय नहीं है उस शक्ति का विश्लेषण करने का। हाँ, शक्ति का अनुभव हमें होता है,
जब कई पीने वाले लोग हमें शराब से दूर रहते हुए दिखाई देते हैं, अगर उनको संभव है, उनको मदद मिली है, तो मुझे भी मिलेगी। दूसरे कदम में विश्वास ज्यादा जरूरी है, और ये विश्वास कि मैं अपने दम पे नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं किसी ताकत के साथ चलूं, उसकी इच्छा से चलूं, उसके ताकत से साथ चलूं, तो मैं सामान्य हो सकता हूं। शराब के मामले में भी सामान्य हो सकता हूं, बाकी चीजों के मामले में भी सामान्य हो सकता हूं, और उसके लिए तुरंत एक तैयारी का दूसरे कदम में बिल ने हमें ओपन माइंडेडनेस की एक बहुत लंबी व्याख्या दी है। इसमें मन कैसे खुला रख सकूं, क्योंकि मेरे पूर्व ग्रह मुझे रोकते हैं मन खुला रखने से। मेरे पूर्व ग्रह या जो भी मुझे अनुभव पहले आए हुए हैं, मेरे अंदाजे हैं, वो मुझे रोकते हैं। बात विश्वास की है, अंधविश्वास की नहीं है, क्योंकि सामने दिखाई देता है मुझे मेरे जैसे लोग। बात विश्वास की है। और तीसरा कदम मुझे वो तैयारी के बारे में बताता है कि अभी उसी ताकत के बल पर जिस पे मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने जीवन के आगे बढ़ूंगा। अपनी इच्छा और जीवन उसको सौंपते हुए उसके निर्देश में आगे चलूंगा। और तीसरे कदम में, जिसमें कि हायर पावर का पहली बार उच्च शक्ति का, गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम का, उसने हमें एक खुलासा दिया बिल ने, कि हमें अपनी जैसी समझी वैसी उच्च शक्ति, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बड़ा ही व्यापक ऐसा कलेक्शन है, ऐसे लोग हैं, और ऐसे में किसी एक विशिष्ट प्रकार के भगवान या पारंपरिक देवता के बारे में बात करना असंभव है। और तो और, हर व्यक्ति को उसकी उच्च शक्ति चुनने का अधिकार है कि वो जरूरत पे उसके काम आए, ऐसी उच्च शक्ति। बिल ने उदाहरण भी दिया हमें कि हम एक समूह को, ऐसे समूह ने जो कई सालों से चल रहे हैं, और उसमें कई सभासदों ने आकर के अपनी बंद की हुई शराब को बंद रखने में सक्षमता पाई। उस मीटिंग में से, उस स्पॉन्सर से बात करते करते जो भी मार्गदर्शन मिला, उस मार्गदर्शन पर अपनी इच्छा के विपरीत जाते हुए चलने की तैयारी बताई, वो विलिंगनेस, तो ये मुक्ति संभव होती गई। और ये भी संभव होने लग गया कि हम कैसे उस अदृश्य शक्ति के इशारों पे चल सकते हैं, कैसे उसके मार्गदर्शन में चल सकते हैं। बिल कहता है कि ये व्यक्तिगत इच्छा को पलट देने जैसा है, रोज की छोटी छोटी चीजों में भी। और हम इनका अभ्यास करने लगे, और जब हम अभ्यास करने लगे, तो जब जब टेम्पटेशन आया, जब जब निराशा आई, जब जब थकान हुई, तो हमने किसी साथी को फोन किया, किसी ए मेंबर को फोन किया, स्पॉन्सर को फोन किया, रोज मीटिंग करने लगे। और ये सारे जो एक्शन थे, ये एक्शन उस उच्च शक्ति की इच्छा से चलने के एक्शन थे। मैं खुद कर लूंगा, ये भावना हमने त्यागने की कोशिश कर दी। ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये करने का, वो जो मेरा विद्रोही स्वभाव है, जो कई बार सटली एकदम छोटे से विचार से मेरे अंदर घुसता है कि अब मुझे समझ गया है, अब मैं खुद कर लूंगा, उसको परे रखता है। क्योंकि ये बार बार मुझे याद कराता है कि मेरी इच्छा अभी ठीक नहीं हुई है, सामान्य नहीं हुई है। जिस दिन वो प्रोग्राम पर चलते चलते सामान्य हो जाएगी, तो मैं खुद का भी भला कर सकूंगा और औरों का भी भला कर सकूंगा। तभी तक मुझे
किसी और की इच्छा से चलना है, जिसके पास शराबियों को सामान्य करने की ताकत है और जिसके मैं बात कर सकता हूं, जो मुझे समझा सकता है। तो ये पहले 3 कदम हमें चौथे कदम के लिए तैयार करते हैं दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 कदम के बाद चौथा कदम इमीडिएटली आए, क्योंकि अक्सर आपने भी एक ही मीटिंग में सुना होगा कि ये 3 कदम हम एक साथ में ही लेते हैं, 1 2 3। जब हम वापस वापस आना चालू करते हैं तो बिना सोचे समझे हुए भी करने लग पड़ते हैं, लेकिन इनको समझ के करना मुझे टिका के रखेगा। अगर मैं इनको समझूंगा नहीं तो ये मेरे अपने नहीं बनेंगे, और अपना बनाने के लिए मुझे इन तत्वों के साथ अपने अनुभव जोड़ने पड़ेंगे। इसके लिए हम एक ही मीटिंग्स में शेयरिंग करते कि हम पहले कैसे थे, हमारे साथ में क्या हुआ और आज हम कैसे हैं। और इन तीनों में, अपने अनुभवों में, हम अपनी पावरलेसनेस की बात करते हैं, जिंदगी की अस्त व्यस्तता की बात करते हैं, अपनी विवेक शून्यता की बात करते हैं, वो पागल प्रेम की बात करते हैं, और हम खुद की इच्छा से जो चलाया हुआ जीवन है उसकी बात करते हैं, सेल्फ विल की बात करते हैं। ऐसे में हम चौथे कदम पे आते हैं, शायद कुछ महीने बाद, शायद कुछ सालों बाद, और वो इन्वेंट्री, हम स्वयं की एक खोजपूर्ण और निर्भीक नैतिक सूची बनाते हैं। अपनी गलतियों का, कमियों का हम मूल्यांकन करते हैं, एक उसको लिस्ट बना देते हैं, उसको टेबुलर फॉर्मेट में डाल देते हैं, ताकि हम जान सकें कि बेहतर इंसान बनने के लिए क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आत्मनिरीक्षण, ईमानदारी की परीक्षा, ये गलतियों की सूची नहीं है सिर्फ, ये पूर्ण रूप से ये देखने का मौका है कि मेरे रिजेंटमेंट कैसे हैं, मेरे भय कैसे हैं, और स्वार्थ ने कैसे व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित किया है। इसमें एक निडर शब्द आता है। निडर का अर्थ है अपने को, खुद को दोषी ठहराने की बजाय तथ्यों को स्वीकार करना, और जो हमने दूसरों के साथ किया वह स्पष्ट करना। क्योंकि हम अपनी गिल्टियों पे मिट्टी डालने का काम करते हैं। ये कदम उन सारे जख्मों पे जो एक नकली चमड़ी आती है पहले, उनको कुरेदने की बात करता है, क्योंकि हमें वो कुरेद के देखना पड़ेगा उसके नीचे कहीं पस तो नहीं बन रही है। और हमारी पस क्या होती है? रिजेंटमेंट की पस होती है। और वो रिजेंटमेंट की पस नासूर बन के वो जख्म को हमेशा हरा रखती है। जख्म खोलने पे उसे जब नैसर्गिक धूप और हवा मिलती है तो हम वो जख्म को ठीक होता हुआ देख सकते हैं। तो चौथा कदम मुझे प्रेरित करता है अपना लेखा जोखा बनाने के लिए। मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपने दोषों के हिसाब से देख सकूं, मेरे निर्णयों को देख सकूं, निर्णयों को तो छोड़ो, मेरी जीवन की दिशा को देख सकूं। भूषण ने और मैंने अपने अनुभव से ये बताने की कोशिश की कि कैसे डरों ने हमारे जीवन को एक दिशा दे दी थी, एक नजरिया दे दिया, जो कि इतना इतना विशाल हो गया था कि अंदर से लगता ही नहीं था कि ये ऐसा किए बगैर दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है। हमारे दोष हमारी आंखों पे अलग अलग प्रकार के ऐसे रंगीन चश्मे लगा देते हैं जिससे हमें सच्चाई दिखाई नहीं देती, और मेरे जैसा व्यक्ति इनके बोझ तले दबता हुआ दबा का दबा रह जाता है। पांचवा कदम उसका एक नेचुरल एक्सटेंशन है चौथे कदम का, क्योंकि पहले 3 कदम में तो स्वीकार ही करना था ना, हमने एडमिट करना था। अब एक्शन के कदम आ गया है चौथे कदम से। जैसे बिल कई बार कहता है कि चौथा कदम लिखना ये किसी व्यक्ति का रिकवरी में उसका प्रोग्रेस बताता है, उसका एक प्रूफ दिखाता है। 4 स्टेप इज द प्रूफ कि मैं अपनी रिकवरी को लेकर के सीरियस हूं। चौथे कदम में हमने देखा कि डर हमें लिखने नहीं देता,
और अहंकार हमें बोलता है कि क्या जरूरत है। बिल ने ऐसे छोटे छोटे कई हमें उदाहरण भी दिए, आह्वान भी किए, ताकि हम समझ सके कि ये क्यों जरूरी है। जब हम तैयार हुए चौथा कदम के साथ साथ कुछ लिखने के बाद, ईश्वर के, स्वयं के सामने तथा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों को, वास्तविक स्वरूप को स्वीकार किया, सटीक स्वीकृति दी, और उसने वो करने से हमें जो रिलीफ मिला, और वो करने से रोकने वाली चीज, दीवार को जब हमने लांग कर देखा तो दूसरी तरफ बहुत उजाला था। अपने स्पॉन्सर के साथ बैठते हुए, जब वो भले मेरे सीक्रेट थे, कैसे भी थे, मेरे लिए बड़े थे वो, ऐसे में हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये इंडिविजुअल का प्रोग्राम है, सेल्फ हेल्प प्रोग्राम कहते हैं इसे। तो हमें अगर किसी की शेयरिंग में कुछ सुना हुआ हो तो उसके साथ में तुलना नहीं करनी चाहिए कि मैं तो उतना खराब हूं ही नहीं, इसके लिए नहीं करूं यार, मेरी जिंदगी तो बहुत नॉर्मल थी। मैं इतना कहना चाहूंगा, जिसको जितना एक्सपोजर मिला उसका उतना ही नुकसान होगा। जो जितना नीचे जा सकता था उतना ही गया। जिसका जैसा पर्यावरण था उसके साथ में उसकी सोच भी वैसी ही रही। तो किसी दो व्यक्तियों का कभी भी मेल नहीं हो सकता इसमें। किसी के सीक्रेट गहरे बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, किसी के छोटे, लेकिन ये हर व्यक्ति की बात है। इसमें ना तो कोई सामाजिक ना तो धार्मिक कोई व्यू पॉइंट नहीं है। सिंपल है। अब मेरी इन्वेंट्री है और मैंने शेयर की, अपनी गलती के सटीक विवरण बताया। ये जरूरी क्यों था? इसका एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि अपनी गलती होने के बाद में हमने हमेशा दूसरों को दोष दिया है, और वो दोष हमने हजारों बार अपने दिमाग में दोहराया है। और कहते हैं ना कि 100 बार बोला हुआ झूठ सच बन जाता है। तो मेरा मन भ्रमित हो गया है, क्योंकि मैंने हजारों बार अपने मन को बताया कि मैंने ऐसा नहीं किया था, ये उसने किया था, इसकी वजह से हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और ये भावना, ये सत्य से बड़े सत्य के रूप में मेरे मानस पटल पे छाई हुई होती है। क्योंकि मैंने कई बार खुद को ये कहा होता है कि मेरी गलती नहीं। हर बार याद आता है जब वो वाकया, तो मेरी गलती नहीं है। आत्मनिरीक्षण, निडरता से और किसी और व्यक्ति के साथ में सामने कहने से शायद वो व्यक्ति भी मुझे दिशा दिखाएगा। अगर मैं अभी भी जस्टिफिकेशन में फंसा हुआ हूं, ब्लेम गेम में फंसा हुआ हूं, तो शायद वो रिकवरी में मेरे से आगे चलने वाला व्यक्ति अपने अनुभव से बता सकेगा, दोस्त ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, इसको ये नजर से भी देख। ये करने के बाद जब मैं समझने लग पड़ता हूं कि मेरे दोषों ने मेरी जिंदगी को कहाँ ले गए हैं, असामान्य कर दिया है। मैं ना तो प्यार करने लायक बचा हूं, ना प्यार पाने लायक बचा हूं। मुझे खुद को ही पता नहीं है मैंने क्या करना चाहिए। दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क नहीं जानता हूं मैं। बचाने वाले और मारने वाले के फर्क तो दूर की बात है। तो ऐसे में अगला एक्शन आता है कि अब तैयार होना पड़ेगा कि इन चरित्र दोषों को कोई दूर करे, और वो कोई अब उस उच्च शक्ति के रूप में पुनः मेरे जीवन में आता है। उसी तीसरे कदम की उच्च शक्ति के रूप में, जहां पे मैंने विश्वास कर लिया था, उस सबूत के आधार पे जो मेरे साथ में आए हुए, मेरे से पहले आए हुए व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी में करके दिखाया था। उनकी सोब्राइटी ने, उनकी तरक्की ने, उनकी सुधरी हुई मानसिक अवस्था ने,
उनके आध्यात्मिक विचारों ने जो मुझे दिखाया था, अब तैयार होता हूं मैं। और ये तैयारी भले एक लाइन का स्टेप है, लेकिन इस वापस जो पुनः तैयारी की है हमने, इसके ऊपर बिल ने हमें बहुत ही विस्तृत रूप से बताया कि जिन दोषों के साथ बार बार नुकसान उठाया, मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, रिजेंटमेंट्स। विशेष करके रिजेंटमेंट्स के मामलों में तो हम ये कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना करो, जिनके प्रति खुन्नस है। तो बहुत कुछ मन के विरुद्ध जाने का काम शुरू हो जाता है अभी, क्योंकि जान तो लिया है। जानने के बाद उसका करना क्या है, उसकी ऊर्जा कैसे कम करनी है, अपने जीवन में उसका प्रभाव कैसे कम करना है। और ऐसे में हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो 7वें कदम पे बिल कहता है कि विनम्रता पूर्वक हमने उससे हमारी कमियों को दूर करने की प्रार्थना की। दूर करे, humbly requested him to do so। क्योंकि 6ठे कदम के बाद में भी वो अहंकार फिर से जाग जाता है। अरे मुझे समझ गया अभी क्या करना है, मैं बेवकूफ था, मुझे समझ नहीं था, अब मैं ठीक कर लूंगा। पुनः पुनः हमारा अहंकार हर कदम के बाद जागरूक होके सामने खड़ा हो जाता है। अरे तू इतना दुर्बल है क्या? अब तुझे पता चल गया ना कि खुन्नस ने क्या तेरे जिंदगी में जहर घोला है। तेरे विचारों ने, बात छोटी सी थी, बात का तूने बतंगड़ बना के रख दिया। उसको बार बार याद करते हुए अपमान को इतना बड़ा बना लिया कि जान लेने तक चला गया। बेवकूफ, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन बिल यहाँ पे कहता है कि अगर हम इतना समझने के बाद खुद ही कर लेते तो क्या बात थी, फिर अगले कदमों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना। हमें बिल यहाँ पे वो बच्चों में और इंसानों में, आदमियों में फर्क की बात करता है। बच्चे हैं, अपनी मस्ती में खेलते रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बार बार वही करते रहेंगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता, वो नहीं सीखते हैं, वो झुकते नहीं हैं। आदमी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं खुद की, और अपनी जिम्मेदारी यानी कि अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी, अपने मन के संतुलन की जिम्मेदारी, अपनी आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेदारी। रुकना नहीं है। जान के बाद तो बिल्कुल रुकना नहीं है। दिनचर्या में कैसे जोड़ा जाए। हर बार कोई ना कोई दोष जब तकलीफ देने को आ जाए तो सचेत मन तुरंत ही प्रार्थना कर बैठता है, हे ईश्वर, तेरे हवाले, तू ही कर सकता है इसको। और अपना ध्यान वहां से हटाते हुए धीरे धीरे हम उन दोषों की ऊर्जा को कम कर देते हैं। कई प्रकार की प्रार्थनाएं हर व्यक्ति करता है, ये जानते हुए कि अगर मैं दोषों से मुक्त हो गया तो मैं उपयोगी बन सकता हूं। और बिल कहता है अभी दोषों से मुक्ति व्यक्तिगत लेवल पे आ गई, अब और व्यक्तियों की तरफ चले और 8वें 9वें कदम में उनकी सूची बनाते हुए क्षमा याचना की तैयारी। अब थोड़ा सा एसिड टेस्ट होता है हमारा। इसके लिए कई प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं बिल ने, हमने बड़ी विस्तृत रूप से, भूषण ने बहुत सुंदर उदाहरण शेयर किए थे उसमें, अलग अलग प्रकार के, सामाजिक माफी याचना के, पारिवारिक के, और ये सब हमें करने पड़ेंगे। खुद के हाथ से खुद का पर्दाफाश करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबसे नजदीकी पहले, सबसे आसान पहले, बिल भी तो शराबी था, और बिल के साथ जो ये कारवा बढ़ा था उसमें कई अनुभव उनके साथ में शेयर किए गए होंगे ना। उन सारे अनुभवों के दम पे बिल ने कुछ हमें प्रैक्टिकल टिप्स दिए। हमने 8वें 9वें कदम में वो टिप्स लिए, और जैसे जैसे जमा
हम करते गए, हम करते गए, सूची के अनुसार प्रायोरिटी लगाई और हमने जाकर के सीधे सीधे माफी मांगी, और जहां पे नहीं मांग सकते थे उसका भी हमें सोल्यूशन मिला हमारे प्रोग्राम में। हमने समझा कि लिविंग अमेंड्स हैं, कई लोग जो परलोक सुधार गए हैं, जैसे मेरे पिता, उनसे मैं माफी नहीं मांग पाया, तो अब क्या वो माफी अधूरी रह जाएगी? नहीं, वो माफी को मुझे आगे लेके जाना है, और वो भी रास्ता मुझे 9वें कदम में पता चलता है। और लास्ट में हम 10वां कदम पूरा किया था हमने, जिसमें हमें 4 प्रकार की इन्वेंट्री बिल ने फिर बताई थी, क्योंकि अभी ये मेंटेनेंस की स्टेप्स पे आ गए हैं। हमने ये क्रिया एक्शन तो कर लिए थे 9वें कदम के बाद में, और ये रोज करने वाले एक्शन हैं। जैसे जैसे याद आते जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर कृति करनी है। और 10वां कदम मेंटेनेंस का कदम। मैं रोज अपने आप पे एक नजर डालता हूँ, सिंफुल, शेमफुल, बैड, जैसे विनायक कहता था वैसे। बड़े ही विस्तृत रूप से इसमें भी भूषण ने अपने बहुत सारे अनुभव से हमारे साथ में शेयर किए। और ऐसे में हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अगर जहां पे गलती हो गई, कहीं पे मुंह से झूठ निकल गया, कहीं से मैं कोई गॉसिप कर बैठा, या कहीं किसी बात को बढ़ा चढ़ा के ही बोल दिया, तो तुरंत समझ में आ जाता है। शराबी वैसे भावनिक रूप से बड़ा संवेदनशील होता है। पहले वो औरों के ऊपर ध्यान रखता था, प्रोग्राम ने सुई उठा के खुद की तरफ घुमा दी। अब वो खुद की तरफ ध्यान रखने लग गया है। लकी, क्यों झूठ बोलना पड़ा तेरे को? अब वो बोले हुए झूठ की माफी तो मांग नहीं सकता, लेकिन फिर खुद ही यह निर्णय लेता है कि नहीं, जरूरत थी। मेरी बड़ी वाली कार गैरेज में है, इसके लिए अपन स्कूटर पे चलते, बोलने की जरूरत क्या थी? तेरे पास स्कूटर ही तो था, तो बोलता ना मेरे पास ये स्कूटर है, आओ चले। मैं अपनी काल्पनिक जो व्यक्तिमत्व है या जो जिंदगी है, मैं लोगों को बढ़ा चढ़ा के क्यों बताना चाहता हूं? ये भी झूठ है ना। शुरुआत यहीं से होती है। मैं क्यों नहीं सच्चाई के साथ जी सकता? क्या सच्चाई इतनी कड़वी है? क्यों मुझे कड़वी लगती है? तो खुद से किए हुए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है दोस्तों। ये इन्वेंट्री मुझे मेरे अंदर की तरफ ले जाती है, और फिर कहीं ना कहीं मुझे वो सेल्फ सेंटर्ड फियर दिखने लग पड़ता है, आत्म केंद्रित भय। और वापस से फिर वो प्रार्थना निकल पड़ती है, फिर से तैयार हो जाता हूँ, और खुद को माफ करते हुए मैं अपने दिन में आगे बढ़ता हूँ। शाम को सोते वक्त फिर से एक बार इन्वेंट्री हो जाती है, फिर से देख लेता हूँ कहीं कुछ बचा तो नहीं। जो अच्छे काम हुए होंगे उसके लिए परमेश्वर को शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये आशा मन में जागृत हो जाती है कि नहीं, अच्छाई में भी खुशी है, क्योंकि मेरा पुराना व्यक्तिमत्व औरों की तकलीफ से विकृत आनंद लेने वाला था। हर प्रकार की इन्वेंट्री को समझते हुए, स्पॉट इन्वेंट्री, डेली इन्वेंट्री, रिट्रीट के बाद एक तो स्पॉन्सर के साथ ली हुई, और कभी साल 2 साल के बाद ऐसे समूह में या 2-4 लोगों ने जा करके अलग से एक सालाना इन्वेंट्री की नजर डाली हुई हमने वो सुनाई, हमको दी, तो हमें हमारा मन और खुल गया। हमें समझ में आ गया कि कई प्रकार हैं, लेकिन खुद पे नजर तो मुझे रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने खुद की जिम्मेदारी ली है अभी। आई एम रिस्पॉन्सिबल नाउ। अब मुझे ये जो तरीका मिला है, ये जो मुझे कदम मिले हुए हैं, इन कदमों पे चलते हुए मैंने अपने आप को संयमित रखना है। जब कहीं बहकने की बात हो
तो कोई ना कोई टूल उठा के उसका सामना करना है, ना कि अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते हुए करना है। क्योंकि ये समझ में आ गया कि चीजें बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ी थी, अब बनते बनते बनेंगी। ना तो एक दिन में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ था, ना ही एक दिन के अंदर कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है। ये रोज की क्रिया है, और ये रोज की क्रिया पे चलने के लिए नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने वाला, शुक्राने वाला मन रखने की, जो कि हर परिस्थिति को स्वीकार कर सके, स्वीकार कर सके, और उसमें से जो वो बेस्ट कर सकता है उसकी तैयारी करे। तो दोस्तों, ये ब्रीफली मैंने स्टेप 1 से लेके स्टेप 10 तक टच किया। आप में से कुछ नए दोस्त हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ वापस से फेथ रिन्यू करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर अब चंदू आगे मीटिंग ले लेगा। अगर कुछ सवाल हों तो हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों को कैसे हम सामूहिक जवाब दे सके, अपने अनुभव शेयर कर सकें। और अगर इन पे चलने के बाद कोई अच्छे अनुभव आए हुए हों तो अनुभव भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सबका धैर्य बढ़े ना, हम सबका हौसला बरकरार रहे, हम सबकी उम्मीदें जागरूक रहे। सो चंदू, वी कैन नाउ बी ओपन टू अनदर, जो 45 मिनट्स हमारे पास बचे हुए हैं, टू डिस्कशंस, टू शेयरिंग्स। प्लीज टेक ओवर। थैंक यू लकी जी। लकी जी ने बहुत खूबसूरती से हमें अपने स्टेप 1 से लेके 10 तक जो समरी बताई, वो सही में बहुत ही, हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा है लेकिन बोलो, इट वॉज रियली ऑसम। तो मैं अश्विन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अश्विन जी आप अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दें तो हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अ, अपना माइक अनम्यूट करें डायरेक्ट, या हाथ उठा सकते हैं और अपनी शेयरिंग, या कोई आपसे कोई परेशानी है या कोई प्रश्न है, आप यहाँ पे इस मंच पे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लोज मीटिंग है। तो जैसे कि वो लोग इंग्लिश में बोलते हैं, व्हाट यू हियर हियर स्टेज हियर। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सामने आए और अपने प्रश्न या एक छोटी सी शेयरिंग वो करें। दोस्तों, और अरिजीत, आप मीटिंग से पहले कुछ शेयर कर रहे थे, वो आप मीटिंग में शेयर कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा अनुभव है आपका। अरिजीत सी। हाँ, थैंक यू चंदू। गुड इवनिंग। मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अरिजीत है। हाय अरिजीत। एक्चुअली हर पल गॉड हमारा साथ रहे जो है ना, वो हर पल महसूस कर सकता हूँ, और उसका प्रूफ भी मिलता है। जब मैं यूजिंग में था तब इसका फायदा लुटते थे। सिर्फ उसी वक्त उनको याद करते थे, उनका प्रेयर करते थे। जब मुझे नशा चाहिए था, उसके लिए पैसा चाहिए था, और कोई सहायता, पुलिस का चक्कर हो तो सब उसी वक्त सिर्फ उनको याद करते थे। लेकिन ए में आने के बाद मेरा मुझ में एक चीज जरूर आया है कि कुछ भी हो, मैं हर वक्त उसी को याद करता हूँ। ये मनोभाव का ये जो चेंजेस आया है वो ए में आने के बाद ही आया है। मेरा 8-10 दिन पहले से मेरा बाई हाथ पूरा अ, अ, अवश ऐसा कुछ हुआ, फीलिंग
था, पैरालाइज जैसा फीलिंग हो रहा था और नेक में, शोल्डर में बहुत पेन महसूस कर रहा था। और मेरा जो प्रोफेशन है वो, उसकी वजह से मुझे परसों चेन्नई जाना है। वो करीबन 1 महीना पहले फिक्स हुआ है, टिकट वगैरह काटा हुआ है, पेशेंट का अपॉइंटमेंट, ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट डेट भी फिक्स किया होगा। तो मैं सोच रहा था मैं कैसे ले जा पाऊंगा उनको, लेकिन ये तो कमिटमेंट है। मेरे पास कोई दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मैंने सिर्फ अंतर से प्यार करने लगा। तो फिर एक ऐसा डॉक्टर साहब का भेंट हो गया, जिन्होंने बहुत साल बाद कल्याणी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत एजेड डॉक्टर है। देखते ही मुझे एक दवाई लिख दिया और टेस्ट वगैरह सब दिया, बोला कि ये दवाई आज ही से लेना स्टार्ट कर दो। पर 2 दवाई लेने के बाद मेरा वो एनेस्थेसिया जैसा फीलिंग, पैरालाइज जैसा फीलिंग वो कम हो गया, पेन चला गया। आज के दिन मैं मोर देन 18% वो प्रॉब्लम फ्री हूँ, लेकिन मेरा नेक का कंडीशन स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बहुत खराब है। मुझे फिजियोथेरापी का हेल्प लेना है, फिजियोथेरापिस्ट का। लेकिन जो प्रॉब्लम, जो मैं डर रहा था, वो ओवरकम कर दिया उसने। डॉक्टर के माध्यम से गॉडी ने मुझे हेल्प किया। आज ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो है, गॉड है, ये मैं स्वीकार कर सकता हूँ। इसके पहले मैं अपने आप को गॉड समझता था। यही चेंज है ए में आने के बाद। ए ने मुझे सिखाया है, जो टूल्स तुम पहले यूज करते थे वही टूल्स आज यूज करो, डिफरेंट वे में, पॉजिटिव वे में। मैं, मेरा विलिंगनेस के वजह से मैं दारू ढूंढ के निकलता था। जब फ्लड ही फ्लड हो गया, पूरा हर दिख पानी ही पानी है, उस वक्त भी मैं कहीं से भी अल्कोहल कलेक्ट कर लेते थे, सिर्फ मेरे विलिंगनेस के वजह से। ये ने मुझे सिखाया, सिर्फ वही विलिंगनेस आज के दिन मैं ना खाऊं, इसमें लगाऊं। यूजिंग में सोचते थे आज दारू खा लेता हूँ, काल से नहीं खाऊंगा, लेकिन वो काल कभी नहीं आया। लेकिन ए में आने के बाद वही टूल्स, आज के दिन दारू नहीं खाना है, काल देखा जाएगा। वही टूल्स डिफरेंट वे में यूज करना सीखा है। और सच में एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब से रिवाइवर ग्रुप का मीटिंग का साथ जुड़ा हुआ हूँ, लॉकडाउन के उस टाइम से, तब से मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि मेरा इधर से जो इनपुट मिलता है वो मुझ में कितना हेल्पफुल होता है। बहुत उधर से जब कुछ बहुत महीना वो ये मीटिंग बंद था, बहुत प्रॉब्लम होते थे, लेकिन ठीक है, हर वक्त कोई मुझे हेल्प नहीं कर सकता, ये मान लिया था। लेकिन आज बहुत खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि नशा के लिए कोई भी प्रॉब्लम आज मुझ में नहीं है। मेरा क्राइसिस बहुत बहुत क्राइसिस, एक छोटा क्राइसिस मैं बोलूंगा, वो रिकवरी में, इनिशियल स्टेज में पूजा के वक्त जो धूप इंसेंस स्टिक दिखाया जाता था ना, वो भी एक स्टिक को 5-6 दिन यूज करना पड़ता था मुझे। मॉनिटरी इतना प्रॉब्लम मैंने फेस किया इनिशियली, लेकिन मैं प्रोग्राम से बाहर नहीं गया। आज के दिन वो प्रॉब्लम नहीं है, उतना मॉनिटरी प्रॉब्लम नहीं है,
आज के दिन ठीक ठाक से सब कुछ देके भगवान को पूजा कर सकता हूँ। हर दिन चेंज ही चेंज आ रहा है और बेटरमेंट के तरफ चेंज आ रहा है। आज के जो मेरा फिजिकल हालत मैंने जो बोला, इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि कितना बार गिर चुके हैं कि क्या कर चुके हैं वो तो मुझे मालूम ही नहीं। नशे के वक्त में, यूजिंग के वक्त में, और कोई पेन को पेन नहीं समझते थे, डॉक्टर नहीं दिखाते थे। पेन है तो दारू पी लेते थे। आज का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। वो पिछले दिन का हिसाब आज चुकता हो रहा है। सही है लेकिन अरिजीत जी। आज में जो हो वो आगे अरिजीत, सही होगा। हाँ टाइम हाँ, टाइम थैंक यू ग्रुप। मुझे सुनने के लिए थैंक यू चेयरपर्सन, मुझे बोलने देने के लिए थैंक यू अरिजीत। चंदू, इससे हाँ पहले लकी जी। ने भी हैंड रेस किया है, पता है। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ। श्योर। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये प्रेयर ग्रुप नहीं है, क्योंकि कई बार मैं किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं खुद से भी कई बार सवाल पूछता हूँ। हाँ, हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद को ना लें। इसके लिए हम कहते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि भाई मैंने जो कुछ भी मेरे साथ अच्छा हुआ है वो उसकी कृपा से हुआ है, उसने किया है, और ये नम्रता लाता है, मेरी नम्रता दर्शाता है। लेकिन हम प्रेयर ग्रुप नहीं हैं। हम ऐसे लोग हैं जो एक्शन में रहते हैं, क्योंकि 11वां 12वां कदम हमें बताएगा वो कि एक्शन क्या है, आगे का रोज का एक्शन है, हर क्षण का एक्शन है। वेरी एक्टिव पीपल हम। तो ये प्रेयर ग्रुप नहीं है। हम सिर्फ प्रार्थना करके उस पर छोड़ नहीं देते, बल्कि हमें जैसा जैसा हर कदम का खुलासा आता है वैसे वैसे कुछ भेद जान लेते हैं हम प्रार्थना में कहते हैं ना, भेद जानने का ज्ञान। तो हर कदम में एक भेद खुलता है, एक सीक्रेट ओपन होता है, और वो ज्ञान मिलने के बाद, वो विजडम मिलने के बाद में वी एक्ट ऑन इट। जैसे कि अरिजीत की शेयरिंग में से वो उसने 10 डॉक्टर के पास गया तो उसको 11वां ढंग का मिला। तो हम बिना कृति किए हुए कोई उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि बिल भी बार बार कहता है फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बोलता है सिर्फ खाली हम विश्वास करें कि मेरे साथ ये हो जाएगा, और उसके लिए सार्थक कोई कृति ही ना करें, तो वो तो श्रद्धा मरी हुई है, श्रद्धा में जान ही नहीं है। हमारी श्रद्धा में जान आती है हमारी कृति से। प्रार्थना ग्रुप में, प्रेयर ग्रुप में और ए में ये एक बहुत बड़ा फर्क है, मैं यहाँ पे बताना चाहता था। थैंक यू। थैंक यू लकी जी। अगली शेयरिंग के लिए राहुल, एक 3-4 शेयरिंग मिनट नहीं प्लीज। करूंगा मैं। अच्छा शेयरिंग ठीक। नहीं करूंगा मैं। हाँ सवाल पूछिए मेरे प्लीज। को सवाल पूछूंगा मैं कि अभी ये सब तो करते हैं, सब कुछ बहुत लोग हम कर रहे हैं इतने दिन से, लेकिन मोटिवेशन थोड़े दिन रहता है और उसके बाद हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं, एक्शन नहीं हो पाता है। तो प्रॉपरली एक्शन के लिए जो हम एक्शन की बात करते हैं बहुत बार, तो प्रॉपरली होता क्या है कि हम ये ग्रुपों में सुन रहे बहुत है, लेकिन इसको हमको ऐसा लगता है हम व्यक्तियों को महत्व देना शुरू कर देते हैं इसमें, कि भाई ये व्यक्ति के पास ही मैं जाऊंगा तो मेरा काम होगा। अभी मैं रिवाइवर ग्रुप की मीटिंग सुन रहा हूँ, तो रिवाइवर ग्रुप में अभी मैं लक्की जी या भूषण जी को ही मैं अभी इनको यही मेरा समस्या का समाधान करेंगे, ऐसा मेंबरों को लगना शुरू हो जाता है। और इतने सारे लोगों को एक आदमी स्वाभाविक है टाइम नहीं दे सकते। तो इसका फैलावा कैसे होगा, ये सब चीजों को न्याय कैसे दिया जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन तो एक अभी सुन लिया, सबने सुन लिया, अभी इसमें एक दो लोग करेंगे तो करेंगे, मेरा अनुभव रहा है, फिर तो वो जगह का जगह पे ही रह जाएगा। फिर ये कार्यक्रम का डीपली विस्तार कैसे हो पाएगा।
ये एक सवाल मेरे मन में है। राहुल, बिल बाप स्पॉन्सर था। जब बिल जिंदा था, सारी दुनिया चाहती थी कि बिल ही उनका स्पॉन्सर बने। हमने कई किताबों में पढ़ा जो और ए मेंबर्स ने लिखी हैं, और हमें ये समझ में आता है कि यस, हम इंसान हैं तो इंसानों के प्रति आकर्षित होंगे, हम जरूर आकर्षित होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ऐसा ही होता तो फिर ये आगे बढ़ती ही नहीं ना। हमारे मन में टेम्पररी विचार जरूर आते हैं कि यस, ये जरा सुलझा हुआ दिखता है व्यक्ति, इसकी समझ थोड़ी गहरी है, इसके लिए मैं इससे सवाल पूछ लूं या इससे दिशा ले लूं। लेकिन जो वर्किंग है, वो वर्किंग तो हमें आसपास के साथ के लोगों के साथ ही करनी पड़ेगी ना। क्योंकि मैं समझता हूं यहाँ पे मेरी आवाज आ रही है राहुल? हाँ, एकदम क्लियर आवाज आ रही है, आ रही ओके, है पूरा। थैंक यू। आपकी मैं ये लाउड एंड समझता क्लियर। हूँ कि यस हम यस। स्पॉन्सर बनना ही बनना है ना। एवरीबडी इज गोइंग टू बी ए स्पॉन्सर। आज कोई इसमें साल भर पूरा किया हुआ व्यक्ति है तो कोई ज्यादा पूरा किया हुआ व्यक्ति है, कई तो स्पॉन्सर ऑलरेडी हैं। लेकिन हम सबने तो मार्गदर्शक बनना ही बनना है ना, बनना ही बनना है। तो वैचारिक तौर के ऊपर ऐसा लगता होगा कि कुछ व्यक्ति ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग के तौर पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बहुत फैली हुई है। मैं क्या बताऊं राहुल, तुझे तो पता ही है, मैं बहुत घूमते रहता हूं। मैं ऐसी ऐसी जगह पे गया हूं जहां पे के पूरे ग्रुप में ही 2 आदमी पढ़े लिखे हैं, बाकी सब अंगूठा छाप। लेकिन उनको भी स्पॉन्सर मिलता है, वो भी अपना चौथा कदम बोल के करते हैं, वो भी एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, उच्च शक्ति के उस मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हैं और कृति करते हैं। तो अगर हम ए के पर्पस की बात करें तो एक ही उद्देश्य है ना, खुद शराब से दूर रहना और औरों को शराब से दूर रहने में मदद करना। तो वो प्राइमरी पर्पस जितने इंटेलेक्चुअल्स नहीं पूरा करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अनपढ़ पूरा करते हैं। तो अगर सवाल ये है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ विशिष्ट लोगों के पास में ही जवाब मिल सकेगा, तो ये बात हमें धीरे धीरे करके समझ में आ जाती है कि ऐसा नहीं है। जवाब मेरे आसपास है, सिर्फ मुझे आंखें खोलने की जरूरत है। सिर्फ मुझे उस दिशा में देखने की जरूरत है जहां मैं देखना नहीं चाहता था। और किसी ने शायद कभी कोई अपनी शेयरिंग में या किसी लिटरेचर के वर्णन से वो आंखें खोल दी या वो समझ में आ गया, तो दिशा मिल जाती है। और राहुल, तू भी तो स्पॉन्सर है ना, तू भी तो लोगों को स्पॉन्सर कर ही रहा है। हाँ हाँ। तो ये ये ऐसा ही चलेगा, ये ऐसा ही चलेगा राहुल। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, और समय के साथ अगर मैं प्यार करूं, मेरा वो विश्वास गहरा होता जाएगा, तो बातें भी गहरी हो जाती है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। और इसीलिए तो हम साथ में जुड़ते हैं, हम अपनी श्रद्धा को रिन्यू कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं। मैं, ये भूषण या चंदू या अश्विन, हम कोई मिल करके यहाँ पे कोई अवेयरनेस कैंपेन तो चला नहीं रहे हैं। ये तो एक सेवा का मौका मिले कि अपनी समझ को और थोड़ा गहरा करें यार, अपनी फेथ को रिन्यू करें। और वो रिन्यूअल में हम सब मिलके जब साथ में काम करते हैं, तो आए हुए नए व्यक्ति को भी वो जोश आ जाता है, उसका भी हौसला बुलंद हो जाता है, उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। और इसी तरह एक से लेकर एक गाड़ी आगे चलती रहती है राहुल, चलती रहती है, ना रुकी है ना रुकने वाली है। किसी ने बिल को पूछ लिया था कि ये कब तक चलेगी क्योंकि डॉक्टर बॉब हाँ, निधन हो चुके थे।
और बिल बचा था 55 से लेके 70 के आसपास की बात है, ग्रे पॉइंट में लिखा हुआ है कहीं पे ये सवाल। उसने पूछ लिया बिल को, अरे भाई थोड़े दिनों में तो आप भी निकल लोगे, तो ये और कितना दिन चलेगी? तो बिल ने यही जवाब दिया था, जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक ये चलेगी। तो ये कोई व्यक्तियों से नहीं चलती है। हाँ, व्यक्ति जरूरी है क्योंकि व्यक्तियों के पास अनुभव है और अनुभव हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो अनुभव हम सबके पास आने वाले हैं। इसके लिए जब तक वो ताकत चाहेगी तब तक ये चलती रहेगी। आई होप मैंने थोड़ा इलाबोरेशन कर दिया इसका। लेकिन इसके साथ में बताऊं तेरे को राहुल, और भी इंपॉर्टेंट चीज मेरे ध्यान में आ रही है। किसी और ने बिल को पूछ लिया था कि एक ही ग्रोथ के लिए क्या किया जाए। अब हर जगह बिल तो जा नहीं सकता, तो एक ही ग्रोथ के लिए जरूरी क्या है? तो बिल ने कहा था एक ही ग्रोथ के लिए दो चीजें जरूरी है। एक साउंड सर्विस स्ट्रक्चर, यानी कि अपनी जो सेवा रचना है, जहां पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हुए कमिटीज बनाते हैं, भले ग्रुप हो, इंटर ग्रुप हो, एरिया हो, रीजन हो, हर जगह पे हम ऐसी फोकस कमिटी उनका उद्देश्य के साथ उनको तैयार करते हैं, कॉम्पोजिशन, स्कोप, एक्टिविटी सारा तैयार करते हैं। और दूसरा प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लान, यानी कि अगर सादी भाषा में कहा जाएगा तो पैसा और कमिटीज एक ही सर्विस स्ट्रक्चर, ये दोनों चीजों से एक ही ग्रोथ होगी। तो दिस आर द थिंग्स। यस, और तुझे पता ही है एक ही सर्विस स्ट्रक्चर में मोस्टली न्यू कमर्स हर लेवल पे न्यू कमर्स होते हैं। जैसे ग्रुप का सेक्रेटरी हो तो साल 2 साल वाला सेक्रेटरी होता है, 6 महीने वाला भी होता है। तो देखा जाएगा तो फिर ए को कौन चलाता है? ए को यही लोग चलाते हैं ना। तो हमारी ऐसी अद्भुत संस्था है कि इसको न्यू कमर चलाते हैं। ये उल्टा है, क्योंकि ओल्ड टाइमर तो रोटेट हो गए, हमारा तो समय निकल गया, हम तो रोटेट हो गए। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स इंटर ग्रुप में आमतौर पे क्या दिखेंगे? 4-5 साल वाले लोग दिखेंगे, रेयरली कोई 8-10 साल वाला होता है। तो अगर 4-5 साल वालों ने ही ए को चलाना है तो फिर सच में जब तक उसकी इच्छा है तब तक ये चलेगी। आई होप दिस ऑल्सो, इसने भी थोड़ा सा तेरे को वो खुलासा दिया होगा। ओके राहुल? हाँ, ओके ओके ओके। थैंक यू दोस्तों। और कोई है तो आप सामने आए और शेयर करें कोई सवाल। मैं तो पहले 90 डेज के बाद ही बन गया था रिवाइवर का चेयरमैन। धीरज किधर गया इस अभी? वजह से मुझे हाय, और 6 महीने की सोब्रिटी मिली। धीरज है, मुकुल है, लॉट ऑफ पीपल हु कैन। या सुधीर शराबी। अरे भाई, हाय सुधीर। शेयर करिए। मेरा एक क्वेश्चन था लकी भाई से। हाँ हेलो, जी आवाज आ रही? जी, हाँ जी सुधीर आ रही है। सर, मैं काफी देर से आपको सुन रहा था और जब से मैं फर्स्ट डे से मैं आया हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। और जब भी सुनता हूँ तो बस ऐसा मन करता है कि सुनता जाऊँ आपको। और वो सॉफ्टनेस ना, वो मेरे अंदर तो मेरे को थोड़ा सा कुछ हो गया समय, मेरे अंदर वो चीज नहीं आ पा रही है। जैसे कभी कभी घर में भी हो जाता है, तेज आवाज निकल जाता है। और जब भी सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये मतलब भाषा शैली ये होनी चाहिए एज ए मेंबर। तो इसके लिए मैं क्या करूँ भैया, कि मेरे को फील होता है। करेक्ट, गुड। तो ऐसा ही है सुधीर, हम अपने से पहले आए हुए लोगों में आया हुआ बदलाव, उनका पेश आने का ढंग
उनकी बात करने की शैली, उनके विचार और उनकी आध्यात्मिक नजरिए से प्रभावित होते हैं। अवर प्रमोशन इज बाय अट्रैक्शन, बिल कहता है ये। और सच पूछे ना तो हमारे पास वो पुरानी जिंदगी जीने का ऑप्शन ही नहीं है, जहां पे मैं सर्वो उत्तम और सब गुण संपन्न व्यक्ति हूं। वैसा नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की अपनी एक भाषा है। आप जैसे जैसे ए में आगे बढ़ते जाएंगे, सेवा में आएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने जो ट्रेडिशंस के हिसाब से ही हम अपनी बात रखते हैं। यानी कि हम पहला तो कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते जिससे कोई दुखी हो, भले मन करे। क्योंकि मेरा स्पॉन्सर मुझे बताता है कि ए के अंदर हमारी जो जागृति है ना, वो बाहर से अंदर को आती है। कई संतों के मामले में अंदर से जागृति हुई और उनकी वाणी बदल गई, उनके विचार बदल गए। मेरे मामले में क्या होता था, हमारे मामले में क्या होता है कि हम शब्दों का चयन करने लग पड़ते। कल ही मैंने मीटिंग हॉल में शेयर किया ये। हम ऐसे शब्द चुनना चाहते हैं कि जो मेरे जो बोलना चाहता हूं उसको सटीक ढंग से बोल सके, बिना किसी को दुखाए। आप भी ये कोशिश करिए, ये जरूरी है। क्योंकि जब मुंह से गाली निकलती है तो गाली के पीछे आक्रोश होता है बहुत सारा ना, बहुत सारा मंथन हुआ होता है अंदर, बहुत रेस्टलेसनेस होता है, बहुत इरिटेशन होता है जो गाली के स्वरूप में निकलता है। और उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हाथापाई के रूप में निकलता है। उससे ज्यादा हो जाता है तो जान लेने की बात करता है, उससे ज्यादा हो जाता है तो जान देने की बात करता है। तो ये आक्रोश छोटे से शुरू हुआ और ये कहीं ना कहीं जाकर के खत्म होता है। अब इस दौरान अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा फील कर रहा हूं, मुझे महसूस होता है, तो क्या मैं अपनी आवाज पे थोड़ा सा काबू कर सकता हूं? मैं अपने शब्द नम्र कर सकता हूं? तो यस, चलो शब्दों को नम्र करते हैं। ये मेरा 10th स्टेप था। हाँ, मेरे पहले 3 सालों का 10th स्टेप यही था। मैं दिन में कोई ना कोई गलती कर लेता था, किसी ना किसी को मैं क्या बताऊं, मैं झापड़ मारने में मेरे को 1 मिनट नहीं लगता था। मैं सोचता नहीं था, मैं बहुत उग्र हो जाता था, बहुत जल्दी उग्र हो जाता था। और बोलने में भी मेरा कोई मतलब, मैं कारीगर टाइप का इंसान हूँ। ग्रिल गेट बनाते हुए बड़ा हुआ हूँ, ड्राइवरों के बीच में, मैकेनिक्स के बीच में पला हुआ हूँ। तो मुझे इतनी गालियां बचपन से याद है कि पूछो मत, मेरा सहज स्वभाव था वो। तो मैं जब ही रिकवरी में आया तो दिन में कहीं ना किसी को कुछ बोल देता था, और फिर शाम को जब सोचता था उसके बारे में तो यार ये नहीं बोलना चाहिए था। तो विनायक मेरे को बोलता था कि भैया तू तूने जो बोला ना उसको मन ही मन कैंसिल कर और उसकी जगह एक नए वाक्य की रचना कर, एक नए वाक्य की रचना कर और उसको बोल, मन ही मन बोल। तो कई सालों की प्रैक्टिस के बाद मैं ये कर पाया। और हम सभी ये करते हैं ना, क्योंकि मन की भावनाएं तो शब्दों से व्यक्त होगी ना। अब प्रेम की भावना है तो शब्दों में प्रेम होना चाहिए। धीरे धीरे मन की इच्छा के विरुद्ध करते करते आ जाता है। और जब आप एक ही सेवाओं में आएंगे ना तो और भी बहुत बढ़िया हो जाता है। वी नाइदर अपोज नॉर एंडोर्स। हम कोऑपरेट करते हैं सभी के साथ में। तो आप जब पीआई में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की भाषा आप देखेंगे ना, उसकी जो न्यूट्रलिटी है बहुत ही, मैं बोलता हूं अमेजिंग है। इतनी मन को भाने वाली भाषा है ना। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप उसको अपनाने लग पड़ते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो आपकी अपनी हो जाती है। मैंने बहुत साल एक ही सेवाएं की है। और खास करके जब भी मैं डेलीगेट और ट्रस्टी था, तो ऐसे में तो आप ट्रस्टी हो और आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो लोगों को दुखा दे, गड़बड़। करना ही नहीं चाहता ना मन, लेकिन काम भी करना है, संवाद भी का साधते रहना है।
तो निरंतर शब्दों का चयन। और मैं आपको बताऊं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिटरेचर को जैसा जैसा आप पढ़ेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, सर्विस लिटरेचर को पढ़ेंगे, आपको ढेर सारी आपकी जो वाक्य रचना है ना, पूरी तरह से बदल जाएगी। और वाक्य रचना बदलते बदलते मेरा नजरिया बाद में बदला। मेरा पहले नजरिया बदलने के बाद शब्द नहीं बदले, मेरे पहले शब्द बदले मैंने, और फिर उन बदलते हुए शब्दों के साथ साथ मेरी विचार सरणी बदलती गई। और मैं समझता हूं कि आज भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। आज भी कहीं पे कठोर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो जाता हूं। और बिल कहता है कि हम इंसान हैं, हम अपने आप ऊपर भी इतना कठोर नहीं हो सकते। तो जब कहीं कहीं पे कठोरता आ जाती है तो तुरंत सोचने का टाइम आ गया भाई, आ गया। अब कहीं अहंकार का बू आ रही है, कहीं शायद डर फिर से पैदा हो रहा है, कहीं ये दोष फिर से इस मामले में निकल रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी है, दिस इज व्हाट द प्रैक्टिस इज। यस शिवदत्त। आई थिंक लकी जी, ये स्टेप 10 कब आता है? स्टेप 10 अगर हम डेली करेंगे तो ये कठोरता कम होती जाएगी शायद। एनीवेज, शिवदत्त। मुझे कुछ कहना हेलो है। दोस्तों, मेरा नाम शिवदत्त है और मैं एक शराबी हूँ। एम आई लाउड एंड क्लियर? यस यस, ओके, डेफिनेटली। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ रिवाइवर ग्रुप। मैं 2021 से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ और मैं मतलब पर्सनली बहुत एक दो लोगों से ही मिला हूँ, अश्विन जी और पूषण जी से, जब यहाँ पे इंदौर में वर्कशॉप हुई थी। पर ऑडियो शेयरिंग से मुझे बहुत मदद मिली है। कई बार मेरे अंदर कई वो एक बेईमानी होती है कि मैं ये हर मीटिंग हर फ्राइडे को कर नहीं पाता हूँ, मन बहुत होता है। लेकिन मैं ये नहीं स्टार्ट किया है कि जो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो जरूर मैंने सुनना स्टार्ट करी है। आज क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला था तो मैं आया था। एक चीज पूछना थी मेन कि मैंने स्टेप वर्किंग स्पॉन्सर मान के मैंने स्टेप वर्किंग करी थी स्टार्ट। उनके साथ मैंने 5th स्टेप करी तो मैंने सब कुछ शेयर उनसे किया और मैंने भी ईमानदारी से 4th स्टेप की इन्वेंटरी बनाई थी। लेकिन उसके बाद में जॉब वगैरह होने का हुआ और मतलब 6th और 7th स्टेप का ऐसा हुआ था कि रीडिंग हमने करी थी और उसके बाद उन्होंने मेरे को 7th स्टेप की प्रेयर रोज करने को बोला था। और मैं अभी फर्स्ट सेरेनिटी प्रेयर, 3rd स्टेप की प्रेयर, 7th स्टेप की प्रेयर और एक 11th स्टेप की प्रेयर है, वो याद तो नहीं हुई है लेकिन वो मेरे को मैंने चिपका के रखी है। तो वो ये प्रेयर मैं रेगुलरली करता हूँ रोज। मुझे ये था कि 8th स्टेप की इन्वेंट्री पे आने के टाइम पे ही मैं दूसरी जगह एक जॉब करने चले गया और करीब 15-20 दिन वहां पे नौकरी करी और नौकरी छोड़ दी। लेकिन उससे मेरा ये बंद हो गया, स्पॉन्सर से बात करना कम हो गया। अब मेरे को ये समझ नहीं आता कि मेरी 7th स्टेप हुई है, स्पॉन्सर ने बताया है, तो मेरे को कैसे मालूम मतलब मैं कि मेरी 6th और 7th स्टेप हो गई है। या तो मैं रोज प्रेयर करता हूँ इससे मैं मानूं, या मैं चारित्रिक दोषों पे प्रेयर करके छोड़ता हूँ और मैं काम कर पाता हूँ कि मेरे को जलन हो रही है ये हो रही है, मतलब मैं वॉच कर पाता हूँ अपने एक्शंस पे या सोच पे, तो मैं समझूं कि मेरी 7th स्टेप हो रही है। क्योंकि मेरा 8th स्टेप की इन्वेंट्री अभी नहीं हुई है लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर डाउट होता है कि मेरी 6th और 7th स्टेप कैसे हुई है। थैंक यू। शिवदत्त, हेलो। हाँ जी, मैंने म्यूट कर दिया था। हेलो, हाँ, आई ओके एम लिसनिंग। ओके। हम जब स्टेप वर्किंग की शुरुआत करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ में आता है और हम उसके ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो 4th स्टेप और 5th स्टेप भी है, ये कोई इवेंट जैसा नहीं है कि हमने एक बार कर लिया तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीजें बाद में भी याद आती रहती हैं जो कि लिख के स्पॉन्सर के साथ में शेयर कर लेते हैं। रहा सवाल 6th और 7th स्टेप का, तो आमतौर के ऊपर ये मन की तैयारी बताते हैं और मेरा विश्वास बताते हैं कि मैं नम्रता पूर्वक इनको स्वीकार करते हुए मैं परमेश्वर से या उच्च शक्ति से पूरी तरह मन खुला रखता हूं कि उच्च शक्ति मुझे मदद करेगी, वही इनको दूर करेगी। तो ये आमतौर पे हमें जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है, थोड़ा तनाव आ जाता है, तो वी आर रिमाइंडेड, यस, कि भाई मेरी सेल्फ पिटी बाहर आ रही है,
मेरा एंगर आ रहा है, मेरा फियर आ रहा है, तो ऐसे में वो छठा सातवां कदम व्यक्ति ले लेता है। जहां तक रहा सवाल 9वें कदम का, 8वें 9वें कदम का, तो 8वें कदम की लिस्ट आप बढ़ा भी सकते हैं, क्या याद आ गया तो बढ़ गई। 9वें कदम में तो आप माफी मांग ही लेते हैं, जिधर बाकी रह गई है उधर वक्त के साथ जब वक्त ठीक आ जाएगा तो आप उसको भी कर डालेंगे। अब जो मेंटेनेंस का कदम है 10वां कदम, वो 10वां कदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन में अंदर अगर मेरा कुछ स्किप हो गया होगा तो रात में मुझे ध्यान में आ जाएगा, और दिन में भी ध्यान आ गया तो स्पॉट आपने सॉरी बोला या अपने शब्द सुधार लिए, तो दैट इज हाउ इट गेट्स। अब जब हम 11वें कदम पे आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने पहला कदम छोड़ के कोई भी कदम पूरा किया हुआ नहीं होता है। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें आई होती है और हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ में इनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं हम इनका अपने जीवन में, और प्रैक्टिस करते करते ये गहरे होते जाते हैं। ओके, तो ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है कि मैंने किया पूरा किया क्या, नो, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे चल के आप तो मैसेज भी कैरी करना चाहेंगे, तो क्या आप वेट करते रहेंगे कि पूरी तरह से कर लें, तो वो तो हो नहीं पाएगा। क्योंकि बिल ने भी कई जगह पे कहा है कि हम अगर देखा जाएगा तो हम संत थोड़ी बन सकते हैं, हमें संत बनना नहीं है, बट प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस में हम आगे बढ़ते हैं। 11वें कदम में आने के बाद में हम रोज अपने दिन का ओरिएंटेशन करने की बात कर लेते हैं। तो तीसरे कदम की प्रार्थना में और 11वें कदम की प्रार्थना में अभी फर्क आ गया है, क्योंकि मैं वो ब्रिज क्रॉस करके आया हूँ, इन्वेंट्री का ब्रिज क्रॉस करके आया हूँ, मैं सोशल रिस्टोरेशन का ब्रिज क्रॉस करके अब मैं कुछ उपयोगी बनना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे दोष क्या हैं, मुझे क्या चीजें क्या करवाती थी। अब उन चीजों से मेरा जो संबंध था वो टूटा है, तो अब मुझे नए संबंध बनाने हैं ना, तो नए संबंध बनाने की दिशा 11वां कदम से शुरू करते हैं। तो आप आगे बढ़ें, मन में कुछ ऐसा विचार आता है तो क्यों आता है वो खुद से पूछें, तो उसके पीछे शायद कुछ आपने नहीं किया होगा, वो आएगा, उसको लिख लें और उसको कर दें। रहा सवाल प्रेयर्स का, अब मैं ऐसा समझता हूं, जैसा मैंने पहले बताया कि ए इज नॉट अ प्रेयर ग्रुप, हम केवल और केवल प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। प्रार्थना तो उस सारे विशाल का प्रोसेस का एक छोटा सा कॉम्प्रेस स्वरूप हो जाता है, कि वो कॉम्प्रेस स्वरूप हो गया तो मुझे याद आ गया क्या करना है और मैंने वो कर दिया। अब 11 स्टेप की प्रेयर की बात करूं तो मैं समझता हूं कि मैं शेयरिंग्स के अलावा मैं सुबह सुबह चंद लाइनें मैं याद कर लेता हूं, और 11 स्टेप की प्रेयर के अलावा मुझे तो गुरु नानक और कबीर के बहुत दोहे याद आते हैं सुबह सुबह, मुझे बहुत ट्यून करते हैं, बहुत ट्यून करते हैं। मुझे आध्यात्मिक तौर के ऊपर पूरा ओरिएंटेशन हो जाता है उसमें से। मैं आधा घंटा कबीर जी के, गुरु नानक के, या और भी कई संत हुए हैं जो बहुत सी चीजों का खुलासा करते हैं, मैं उनको सुन लेता हूँ और उनके साथ साथ मैं भी गाने लग पड़ता हूँ। दैट इज माई प्रेजेंट कंडीशन अभी। तो आप जो रास्ते पे हैं वो रास्ते पे रुकिए मत, डाउट मत करिए, कहीं फंसे हैं तो उसके ऊपर बात करिए, लेकिन आगे बढ़िए। आगे बढ़ते बढ़ते कई चीजों का खुलासा होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम डिस्कवरी का है और ये डिस्कवरी आपको खुद को ही करनी है, आपको ही आपके आहा मोमेंट्स ढूंढने हैं, और वो अगर आप करते रहेंगे तो यू विल फाइंड कि विथ ईच एंड एवरी स्टेप एंड टाइम आप में वो छोटे 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 बदलाव आते जा रहे हैं, आपकी समझ गहरी होती जा रही है, आपको पहले जो चीजें समझ में नहीं आती थी अभी वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आती हैं, एंड दैट इज हाउ इट इज। मैं नहीं समझता हूं कि
हम में से कोई भी हर चीज को कॉमा फुल स्टॉप के साथ करता होगा? मैं तो नहीं करता हूं दोस्त। एक बार जिस्ट मिल गया उसका, उसके ऊपर चलते हुए अनुभव आ गए, और उन अनुभवों के आधार के ऊपर फिर से विश्वास उत्पन्न हो जाता है, और वो स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ माइंड आपका बना रहता है। दैट्स इट। चंदू, कुछ ऐड करना है? अश्विन? नहीं लकी जी, एक्चुअली हमने ये क्वेश्चन आंसर और शेयरिंग वाले सेशन में मैंने सोचा अश्विन जी ने बंद कर दिया रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही। कोई बात नहीं है। ओके, परमेश्वराची इच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुकुल, आपने हाथ रेस किया है। मेरा नाम मुकुल, मैं अल्कोहलिक। हाय ईश्वर की मुकुल। कृपा से भाई अभी तक मैंने कोई शराब नहीं पी। लकी सर नमस्ते। नमस्ते मुकुल। लकी सर, मेरा 2 क्वेश्चन है, दोनों रिलेटेड हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं जानता हूँ शायद मैंने कोई भी मीटिंग मैंने मिस नहीं की, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो। मैंने मीटिंग पे मीटिंग, मैंने कोई भी दिन मैंने मिस नहीं की। इनफैक्ट मुझे खुशी है, मैंने जो उसकी बदौलत में आज मैं सोबर हूँ। और आज मैं ये सोचता हूँ कि मेरे माइंड में एक बात आती है कि जब मैं मीटिंग का आता है तो शायद मैं आप सब बैठे हैं, अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, फिर वही शेयरिंग होएगी, क्या जरूरत है जाने की, घर बैठ जा। तो क्या ये क्या मैं और मुझे थोड़ा सा घबराहट भी होती है मुझे इससे, ये ऐसी सोच मेरी क्यों बन रही है। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूं। और दूसरी एक और सवाल था कि हमारे यहाँ पे काफी लोग कहते हैं कि रोज मीटिंग करो, रोज मीटिंग करो, मीटिंग मत छोड़ो। मैं दोनों सवाल से मैं आपसे पूछता हूँ कि आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे। मुकुल, दोनों सवाल बड़े इंडिविजुअल हैं, जी और ये हर व्यक्ति पे निर्भर करता है। रहा मुद्दा, दिल कई बार ऐसे लिखता है कि पहले अगर मैं शराब को अपनी कुबड़ी बनाया था, अपनी लाठी बनाया था या काठी बनाया था जिसके सहारे पे चलता था मैं, तो आज क्या मैंने एक को वैसा बना लिया है क्या? इन द सेंस कि मीटिंग पे जाता रहूंगा तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। क्या मैं इस भावना में फंसा हुआ हूं क्या? सिर्फ मीटिंग में जाना प्रोग्राम पे चलना नहीं है। मीटिंग इज अ रिमाइंडर ना। और तो और, हम मीटिंग पता क्यों करते थे? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मीटिंग्स क्यों करते थे हम? इसके लिए करते थे कि एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर कर सकें। और कौन से अनुभव? वो जो मैंने रिकवरी के अंदर इन तत्वों पे चलते हुए पाए हैं, वो अनुभव। ड्रंक लॉग रेफरेंस के लिए बहुत थोड़ा। आज मेरे मन में जैसे पीने का ख्याल आया तो मैंने स्टेप 1 कैसे याद किया, उसने मेरी मदद कैसी की, मैंने फिर से शक्तिहीनता अपनी कैसे मैंने महसूस की, और महसूस होने के बाद में मुझे क्या हुआ, और फिर मैंने प्रैक्टिकली क्या किया। सो दैट वाज फॉर मीटिंग्स। लोग स्पॉन्सर के पास जाके बात करके आते थे, मीटिंग्स में शेयर करते थे। लोग 6 एंड 7 स्टेप के ऊपर अपने दोषों ने जो तकलीफ दी है, जैसे कि हम सभी को देते हैं, उसके ऊपर शेयर करते थे। तभी टॉपिक शेयरिंग नहीं होती थी शुरू में, तभी 12 कदम ही टॉपिक थे। तो अगर किसी ने इन्वेंट्री में उसको कुछ चीज उसकी मिल गई है तो अगले दिन आके मीटिंग में शेयर करता था। तो हम मीटिंग्स में, प्रोग्राम पे चलते वक्त हमारे क्या अनुभव आए हैं वो शेयर करने आते। तो दैट वाज द मीटिंग पार्ट। मीटिंग में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि मीटिंग में हम 12 स्टेपिंग करते हैं ना। वी प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल इन ऑल आवर अफेयर्स, और हम ये वी कैरी दिस मैसेज टू अदर अल्कोहलिक। तो वो मीटिंग्स में भी आए हुए नए व्यक्ति तक मैसेज कैरी करने की बात आता है। जहां तक सवाल आता है कि कितनी मीटिंग्स करूं, तो केवल मीटिंग्स ही तो एक का प्रोग्राम है नहीं। आपको तो इन 12 कदमों पे चलना है, और इन कदमों पे चलते वक्त आई हुई अड़चने आपको अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए, उनके अनुभव लेते हुए आपने आगे बढ़ना है। और आपकी जर्नी में आपके आए हुए अनुभव आपने ले जाके मीटिंग्स में शेयर करने।
अब जैसा जैसा समय बीतता है तो ऑन एन एवरेज हफ्ते की 2 मीटिंग हो जाती है मेरी। अब रोज मीटिंग करना यह हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो उस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जैसा आदमी कंफर्टेबल है वैसा करे, लेकिन सिर्फ मीटिंग को अपनी लाठी या सहारा बना लेना और एक्शन कुछ नहीं करना, ये डिजास्टर की रेसिपी है दोस्त, ये डिजास्टर की रेसिपी है। हमें बहुत सारा एक्शन करना है, हमें भौतिक प्रगति भी करनी है, हमें सामाजिक प्रगति करनी है, हमें अपने घर वालों का ख्याल रखना है, हमें सिटीजन अगेन बनना है। हम शराब के डर से मीटिंग हॉल में दुबक के बैठने वालों में से नहीं है। ओके, दैट इज द मैसेज। सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट लकी सर, जैसे कि लकी सर, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जा सकता था पर मैंने कहा छोड़ना, वहां पे वही बातें हुई, ये क्या मैं, और मैं थोड़ा बाद में उससे घबरा भी गया था वैसे, तो मैं शायद उसके लिए मैं आपसे पूछा था। नाउ मुद्दा ऐसा है, इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास समय है तो जरूर मीटिंग करें, जरूर मीटिंग करें। और मीटिंग की दूसरी जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आप विचलित हो जाते हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती है, तो ऐसे में हमारा संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है। और जब संतुलन बिगड़ता है ना मुकुल अंदर से, तो बाहर के लफड़े बढ़ जाते हैं। कहीं कुछ गलत बोल देते हैं या कुछ गलत कर देते हैं, हम भावना में आ जाते हैं। और ऐसे में वो संतुलन बनाए रखने के लिए मीटिंग्स कर लेना चाहिए। यस, व्हाई नॉट, क्योंकि मीटिंग्स तो रिमाइंड कर देती है ना, आपका फेथ रिन्यू हो जाता है। आप वापस से इंश्योरेंस की वो एक स्लिप भर देते हैं, एक इंस्टॉलमेंट भर देते हैं। तो अगर आपके पास समय है, आपने करना चाहिए। अपने पास एक स्लोगन है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाला। तो पहले आपकी सोब्राइटी, और आपकी सोब्राइटी डिपेंड करती है आपकी मन की अवस्था पे। तो मन की आध्यात्मिक अवस्था बनाए रखने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आपके पास दूसरा कोई जरिया नहीं है और मीटिंग्स यही एक जरिया है, तो आप मीटिंग करें। धीरे धीरे आपकी, आपके साथ में, आपकी उच्च शक्ति के साथ में संबंध सुधर जाएंगे, गहरे हो जाएंगे, तो फिर उस तरफ चल पड़ेंगे। तो देर इज ऑलवेज अ बैलेंस मुकुल। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग करते हैं। ठीक है, थैंक यू लकी सर, थैंक यू, थैंक यू। लकी सर लकी सर मेरे को बोलना। हाँ विनय, चल ले चल दो 1 मिनट। विनय वांटेड टू से समथिंग, आई थिंक अनम्यूट हो गया था उनका। हाँ, am I audible? या थैंक यू सो मच। तो लकी सर, पहली बात तो ये पता चला कि आपका नाम दलेर है। आपसे अभी 2 दिन पहले मैंने बात की थी। ओके। हाँ, मेरे को सुनील ने आपका रेफरेंस दिया था। मेरा इशू, मैं आज पहली बार इस मीटिंग में आया हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको बुरी लगे, पर मैं फिर भी बोलना चाहूंगा कि है, मतलब आपके पास टाइम है सुनने का? नहीं, अभी मीटिंग का टाइम हो गया है विनय, मेरा नंबर तो है तेरे पास, तू फोन कर ले, अपन बात। अभी लेट हो गया है, कल कर लेंगे बात। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर फ्राइडे हम मिलते हैं ना, जुड़ा रहे आया, एवरी फ्राइडे हाँ, में। नहीं आज मैं पहली बार ही आया था, तो मेरे इतना अच्छा लगा मेरे को कि मुझे लगा कि आपसे सॉरी। इट्स ओके। सो आई होप